हेलो नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल स्टडी पर। डिस्कस करेंगे यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल 2020 के लिए जो आपका 2015 में राजस्व लेखपाल का पेपर हुआ था, उसकी फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम पेपर हमारे पास है। और इसमें हम सामान्य हिंदी के कुल मिलाकर 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपका राजस्व लेखपाल 2015 के एग्ज़ाम्स में पूछे गए थे। तो वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा। ये आपका पार्ट 1 है। इसके बाद पार्ट 2 में मैथ, थर्ड में जीके और फोर्थ है आपका ग्रामीण परिवेश और उसके जीके के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला सेशन। दोस्तों, यदि आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ टेलीग्राम पर जाइए, सर्च कीजिए गो डिजिटल स्टडी, या उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सारे PDF इसके एक साथ मिल जाते हैं। मैं आपको लेखपाल के मैंने यहाँ पर 5 पेपर जो है वो अपलोड कर चुका हूँ मैं यहाँ पर 2015 से 16 में जो हुए थे एग्ज़ाम्स चकबंदी और राजस्व के। तो प्लीज़ PDF वो यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए और चैनल को ज़रूर साथ ज्वाइन कर लीजिए। जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दबाइए इस वाले रेड आइकन को, साथ में बेल आइकन जरूर दबाइए, इससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर मैं लगा देता हूँ। राजस्व लेखपाल परीक्षा 2015 से रिलेटेड बहुत दिनों से आपकी मांग चल रही थी सर राजस्व लेखपाल की परीक्षा की तैयारी करा दीजिए। तो व्याख्यात्मक हल प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर पहला प्रश्न आपके सामने लगाता हूँ। पहला क्वेश्चन है आपका, खसियानी बिल्ली खंबा नोचे, एक मुहावरा है, इसका अर्थ आपको बताना है। ऑप्शंस आपके दिए हैं यहाँ पर। अपनी शर्म छुपाने के लिए व्यर्थ झुंझलाना, अपनों के बड़ों पर क्रोध करना, कायरतापूर्ण व्यवहार करना, या फिर किसी बात पर शर्मिंदा होकर क्रोध करना। तो भैया खसियानी बिल्ली खंबा नोचे बहुत अच्छा मुहावरा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए वाला, अपनी शर्म छुपाने के लिए व्यर्थ झुंझलाना। जब व्यक्ति किसी शर्मिंदा होता है तो क्या करता है, वो झुंझलाता ही है। तो बस वही वाला हिसाब है, झुंझलाने से कुछ हो तो जाएगा नहीं। तो कहा गया है कि खसियानी बिल्ली खंबा नोचे। दूसरा क्वेश्चन है आपका, कांट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, इसका क्या अर्थ होगा। ये भी आपका मुहावरा है। तो देखिए मुहावरे से आपने यहाँ पर देखा, मैं आपको साथ साथ टॉपिक भी बताते चलूँगा। मुहावरे से आपने देखा कि 2 प्रश्न यहाँ पर आपको बन गए हैं। ठीक है, सारे हम टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे। पहले आपको प्रीवियस कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ पर करा देता हूँ, किस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आता है। मॉडल पेपर आपको पता लग जाएगा किस प्रकार के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो कांट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, भैया बात क्या है आपका, छल कपट का व्यवहार हमेशा व्यवहार नहीं चलता है। छल कपट का व्यवहार आप एक बार कर देंगे किसी के साथ, लेकिन क्या आप उसके साथ दूसरी बार कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो आपकी चाल को समझ जाएगा कि भैया ये व्यक्ति जो है वो फ्रॉड है, ये व्यक्ति छल कपट करने वाला है, तो वो आपके झांसे में नहीं आएगा दूसरी बार। इसलिए कहा गया है कांट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ध्यान देंगे। प्रश्न संख्या 3 और 4 में लिखे शब्दों के विलोम शब्द आपको चुनने हैं। तो भैया विलोम शब्द आपको बताना है क्रश का। क्रश का विलोम शब्द क्या होता है? अच्छा मुझे ज़रा बताइए, क्रश का विलोम शब्द क्या होता है? सुदामा के लिए प्रयुक्त किया जाता था क्रश। ठीक है, सुदामा कैसे थे? निर्बल थे, निर्धन थे। ठीक है, निर्बल थे, निर्धन थे, मतलब गरीब थे वो बहुत, उनके लिए प्रयोग किया जाता है। उसके विपरीत क्या हो जाएगा आपका? हृष्ट पुरुष। ठीक है, मतलब जो बहुत ही स्वस्थ हो, अच्छा खासा हेल्दी हो, उसको ये क्या कहता है? हृष्ट पुरुष। और क्रश का अर्थ क्या होता है? निर्धन या फिर निर्बल, जो व्यक्ति जिसमें बल नहीं है, मतलब कमज़ोर व्यक्ति है, उसको क्रश कहते हैं। चलिए इसका भी आपको बताना है। 3 और 4 के लिए था वो यहाँ पर। तो अल्पज्ञ, अल्पज्ञ का मतलब क्या होता है? सबसे पहले यदि आपको अर्थ पता होगा, अर्थ शब्द का आप आंसर करेंगे सभी। सबसे पहले अल्पज्ञ का अर्थ क्या होता है? अल्प माने क्या होता है? ध्यान से समझिएगा। अल्प मतलब होता है कम, और जो आगे दिया है अल्पज्ञ मतलब जानने वाला। तो क्या हो जाएगा अर्थ आपका अल्पज्ञ का? कम जानने वाला। अच्छा इसके विपरीत क्या होगा? तो कम जानने वाला मतलब अधिक जानने वाला, या फिर सब कुछ जानने वाला। तो सब कुछ जानने वाला कौन है? वो है ईश्वर। ठीक है, और उसके लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? आपका सर्वज्ञ। ठीक है, सर्वज्ञ मतलब जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है हमसे। तो क्वेश्चन नंबर 5 का कहना है भैया कि खूंटी शब्द का बहुवचन बताइए। खूंटी शब्द का बहुवचन क्या होगा? खूंटी शब्द जो प्रयोग होता है आपका एक वचन में प्रयोग होता है। साथ में आपका यदि बहुत सारी खूंटियाँ हैं तो क्या लिखेंगे यहाँ? आपका खूंटियाँ लिखेंगे। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इस प्रकार से मैंने लिखा है खूंटियाँ, ऑप्शन नंबर सी वाला आपका सही आंसर हो जाएगा। खूंटियाँ यहाँ पर या होना चाहिए था, ये नहीं होगा। यों हैं खूंटियों, ये कोई शब्द नहीं होता है। खूंटियों भी शब्द नहीं होगा। ठीक है, सही शब्द होगा आपका यहाँ पर खूंटियाँ।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। निम्नलिखित अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ बताइए। अनेकार्थी शब्द दिए हुए हैं आपकी अज और अजन्मा, इसका आपको दूसरा शब्द बताना है। अज मतलब जिसकी कभी न मृत्यु होती है और ना उसका जन्म हुआ है। अज मतलब कि अजन्मा मतलब जिसका जन्म ना हुआ हो, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जिसका जन्म ना हुआ हो, और अज मतलब होता है इसकी मृत्यु ना हुई हो, ठीक है। तो भैया ऐसा कौन है इसकी मृत्यु हो, इसका जन्म ना हुआ हो, तो वो है आपका परमेश्वर, ठीक है, ईश्वर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। जिसका जन्म ना हुआ हो, उसकी मृत्यु ना हुई हो, उसे ईश्वर कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है आपका। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध बताना है आपको प्रतिनिधि शब्द का। तो सभी लोगों ने पढ़ा होगा, यहाँ पर ध्यान से दीजिएगा, लेकिन लिखने में आप सभी लोग गलती करेंगे, ध्यान दीजिए। कौन सा सही होगा? प्रतिनिधि, प्रतिनिधि, प्रतिनिधि या फिर प्रतिनिधि? तो भैया राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, बिल्कुल सही लिखा जाता है। ध्यान दीजिएगा, इसी प्रकार से लिखा जाता है आपका प्रतिनिधि। आपने कई बार अपने शहर में बैनर की तरह देखा होगा प्रतिनिधि। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। आपका ऊपर निर्देश दिया गया है क्वेश्चन 8 और 9 में वाक्यों में से कुछ त्रुटियां हैं। त्रुटि वाले वाक्य में जिस भाग में त्रुटि हो उसके अनुरूप आपको अक्षर ABC के गोले काले करने हैं। यदि वाक्य में कोई त्रुटि ना हो तो अक्षर D को पूरी तरह काला करें। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपको क्या कह रहा है? विद्यालय में जलपान को उत्तम प्रबंध है, कोई त्रुटि नहीं है। अब भैया यहाँ देखेंगे एक सेंटेंस दिया है, विद्यालय में जलपान को उत्तम प्रबंध है। अच्छा, विद्यालय में जलपान का होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि जलपान का मतलब जल पीने का, ठीक है, जल पीने का उत्तम प्रबंध होना चाहिए। तो यहाँ पर को की जगह ना होकर क्या होना चाहिए? का होना चाहिए था, और का यदि होता तो ये सही होता, तो हम राइट आंसर करेंगे इसको बी को, ठीक है। बी क्या है आपका? जलपान को, ठीक है। तो आपका जलपान को में को की जगह का होना चाहिए था। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छी लगती है, कोई त्रुटि नहीं है। ध्यान दीजिएगा क्या की त्रुटि हो सकती है इसमें, ABCD इस प्रकार से आपको लगाना है। मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना, तो यहाँ पर देखिए अच्छी की जगह क्या हो जाएगा आपका? अच्छा लगता है। तो यात्रा जो है एक आपका पुल्लिंग शब्द है। यात्रा कैसा शब्द है आपका? पुल्लिंग शब्द है। तो यहाँ पर जो है वो इसके विपरीत में क्या आएगा? ये अच्छी नहीं होगा, अच्छा होगा, ठीक है। तो इसमें त्रुटि यहाँ पर अच्छा लगता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C वाला, इसमें आपकी त्रुटि है, अच्छी की जगह अच्छा होना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे आपका। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है आपका? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वो तत्सम है? तत्सम शब्द क्या होते हैं आपका? तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से हूबहू उठा लिए गए हैं, मतलब उनका हिंदी में रूपांतरण नहीं किया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, तत्सम शब्द कौन सा है? देखिए आज जो शब्द है, आँख जो शब्द है और आग जो शब्द है, ये तीनों क्या हैं आपका? ये तीनों जो हैं क्या हैं? हिंदी के शब्द हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये तीनों क्या हैं? हिंदी के शब्द हैं। लेकिन जो आपका अग्र दिखाई दे रहा है, अग्र आपका किसका शब्द है? डायरेक्ट संस्कृत से लिया गया है, उसका कोई भी रूपांतरण नहीं किया गया है। तो ऑप्शन नंबर C विल बी योर राइट आंसर। सी सही होगा आपका, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। मुझे यदि आपको कुछ भी दिक्कत आती है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। कुछ भी आपको नहीं समझ में आता है, आपको कुछ पूछना है मुझसे, तो आप डायरेक्ट मुझसे कमेंट कर सकते हैं या फिर मुझसे इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए निर्देश दिया हुआ है आपको प्रश्न संख्या 11 और 12 में लिखित वाक्यों के लिए एक शब्द को चुनना है। प्रश्न संख्या 11 और 12 में लिखित वाक्यों के लिए एक शब्द को चुनना है। आपका पर्वत की तलहटी के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? पर्वत की तलहटी के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? सभी दोस्त आंसर करेंगे, यहाँ पर सभी भाई बहन आंसर करेंगे। पर्वत की तलहटी के लिए आंसर हो जाएगा आपका बेसिन, ठीक है। ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा, बेसिन कहते हैं पर्वत की तलहटी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। कंजूसी से धन व्यय करने वाला उसको क्या कहते हैं? कंजूसी से धन व्यय करने वाला क्या कहते हैं उसको? जो व्यक्ति कंजूसी से धन व्यय करता है उसको कहते हैं कृपण, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर A बिल्कुल सही होगा आपका, कृपण। जो व्यक्ति क्या है? कंजूसी से धन व्यय करता है। जो बहुत कम धन व्यय करता है उसको मितव्ययी कहते हैं, सॉरी, जो धन व्यय नहीं करता है मितव्ययी कहते हैं, ठीक है। बहुत कम धन व्यय करता है आपको क्या कहते हैं? अल्पव्ययी कहते हैं। अल्प माने कम, व्यय माने खर्च करने वाला। जो बहुत कम खर्च करता है उसको अल्पव्ययी कहते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा, कृपण।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 और 14 में वाक्यों में आए रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, आपका क्या कह रहा है। उसका हृदय इतना कोमल है कि मित्र तो क्या वह अपने शत्रु को भी चोट नहीं पहुंचा सकता। बिल्कुल सही है आपका सभी का आंसर, और लगभग 100% इसमें मुझे उम्मीद है 100% लोग बिल्कुल सही करेंगे इसमें। मुझे बताइएगा दोस्तों एंड में अपने कमेंट बॉक्स में कि आपने 25 में से कितने क्वेश्चन यहाँ पर अटैम्प्ट किए हैं और कितने क्वेश्चन आपने राइट किए हैं। अपने क्वेश्चन को काउंट करते जाइएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लिखा है, देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को क्या रहना चाहिए? उद्धत रहना चाहिए, प्रबुद्ध रहना चाहिए, या फिर संबद्ध या उद्यत? तो भैया देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को क्या है? उद्यत रहना चाहिए। उद्यत मतलब क्या? तैयार रहना चाहिए, समर्पण की भावना होनी चाहिए देश की रक्षा के लिए। ठीक है, देश की रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक में समर्पण की भावना होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला आपका, उद्यत रहना चाहिए प्रत्येक देशवासी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द है। अरविंद शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो मेरे दोस्त बताइए, आप सभी लोग बताएंगे अरविंद शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा। अरविंद शब्द का पर्यायवाची हो जाएगा आपका कमल, सरोद हो जाएगा, आगे क्या हो जाएगा आपका पंकज हो जाएगा आपका, ठीक है, अंबुज हो जाएगा आपका, और कितने हो सकते हैं आपका कमल हो गया। ठीक है, इस प्रकार के जो मतलब अरविंद का शब्द क्या होता है? कमल होता है, सरोद बोलते हैं, पंकज बोलते हैं, अंबुज बोलते हैं। तो ये सब क्या है आपके कमल के पर्यायवाची हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कमल। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपका क्वेश्चन नंबर 16 है। निर्धन में कौन सी संधि है? निर्धन में कौन सी संधि है? तो ध्यान दीजिएगा, निर्धन शब्द की पहले संधि विच्छेद आपको आना चाहिए। निर्धन शब्द जो बना है वो निहि प्लस निहि जमा धन से बना है। ठीक है, निहि जमा धन से बना है। तो आपको यहाँ क्या दिखाई दे रहा है? ये है आपका विसर्ग है। तो भैया हिंदी में क्या हो जाएगा? ये विसर्ग संधि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें सही हो जाएगा। अच्छा, यदि पूछा जाए हिंदी में कितनी संधियाँ होती हैं, तो 3 प्रकार की संधियाँ होती हैं हिंदी में। कौन कौन सी संधि होती है आपका? एक तो होती है आपका स्वर संधि होती है, एक दूसरी आपका जो है वो व्यंजन संधि होती है, जो 2 व्यंजन मिलते हैं तो व्यंजन संधि होगी। तीसरी आपका विसर्ग संधि होती है। ध्यान दीजिएगा, 3 संधि होती हैं विसर्ग संधि। ठीक है, 3 संधि होती हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। विराम कितने होते हैं हिंदी में? विराम आपसे पूछा जाता है तो विरामों की संख्या आपकी 20 होती है। ठीक है, विरामों की संख्या 20 होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। देशांतर में कौन सा समास है? देशांतर में कौन सा समास है? तो बस देशांतर में सबको पता होगा देशांतर में कौन सा समास है। देशांतर हुआ, महात्मा हुआ आपका, और क्या हो सकता है? परमेश्वर हुआ आपका। ठीक है, आगे इस प्रकार के और भी आप वर्ड बना सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा आपका? कर्मधारय समास हो जाएगा। देशांतर जैसे शब्दों में, महात्मा शब्दों में, परमेश्वर शब्दों में। तो आपका कर्मधारय ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर ए वाला। तो आपने यहाँ पर ध्यान दिया, समास से रिलेटेड आपको जो है वो एक क्वेश्चन मिलेगा, पर्यायवाची से आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, आपने विलोम शब्द से एक क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, मुहावरों से आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार का ही पैटर्न है आपका। मैं आपको पूरे पैटर्न के हिसाब से जो है वो क्वेश्चंस कराएंगे, और जबकि हिंदी की तो बिल्कुल आपको जो है शुरुआत से लेकर से चलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 18। अंबर पनघट में डुबो रही ताराघट उषा नागरी। अब मुझे जब भी ध्यान दीजिए, यहाँ पर जब भी आपको दिखाई दे इस प्रकार के शब्द, जैसे कि बीच में 2 शब्दों के क्या हो रहा है? डैश लग रहा हो, जैसे कि खग मृग। ठीक है, हे खग मृग बतलाओ, इस प्रकार से आपको यदि शब्द दिखाई दे रहे हों जैसे कि बीच में डैश लगा हुआ हो। यहाँ पे देखिए ताराघट, उसके बाद में उषा नागरी। किसी भी आपको छंद दिया है कोई, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ दी है, कोई भी आपकी पंक्ति दी है जिसमें आपको इस प्रकार के शब्द दिखाई दे रहे हैं, आपने अलंकार पूछा है और उन शब्दों के अलग अलग अर्थ हैं, तो आपको रूपक अलंकार होगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर आपका। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपके लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे सभी भाई बहन, जिसमें आपका यूपी टेट और सी टेट के लिए हमारी क्लासेस चल रही है, साथ में आपका उत्तर प्रदेश SSC के लिए आपका लेखपाल की क्लासेस भी चल रही हैं। तो बहुत ध्यान से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सबसे पहले, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? अच्छा देखिए, तद्भव तत्सम तो मैंने आपको बता दिया। तत्सम क्या होता है आपका? तत्सम शब्द वे होते हैं जो आपका संस्कृत से रिलेटेड
रिलेटेड होते हैं, ठीक है। और तद्भव क्या होते हैं आपका, तद्भव वही होते हैं जो आपका हिंदी में रूपांतरण होते हैं। तो बस देख लीजिए कौन सा शब्द संस्कृत का है, कौन सा हिंदी का। इष्टि का शब्द जो है आपका किसका है, ये संस्कृत का शब्द है, ठीक है। कुपुत्र जो है आपका संस्कृत का शब्द है, ठीक है। ये आपका अमीय, अमीय आपका हिंदी का शब्द है, ठीक है, क्योंकि मैं आपको संस्कृत में बता देता हूँ। अमीय का संस्कृत में अर्थ होता है आपका अमृत होता है, ठीक है। अमृत शब्द होता है आपका संस्कृत में होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। संस्कृत का शब्द होता है आपका अमृत और हिंदी में रूपांतरित किया गया है इसको, तो अमीय कर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उलूक माने उल्लू होता है हिंदी में, तो उलूक भी आपका संस्कृत का ही एक वर्ड है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ध्यान देंगे उसके लिए। प्रश्न संख्या 20 और 21 में लिखित वाक्यों में से कौन सही वाक्यों का चयन कीजिए। देखिए आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन सा सही वाक्य है उसमें आपको बताना है। तुलसी अवधि के श्रेष्ठ कवि और ब्रजभाषा के सूर हैं। बिल्कुल कॉम्बिनेशन नहीं मिल रहा है सेंटेंस का, ठीक है। ये एक प्रोफेशनल सेंटेंस नहीं लग रहा है आपको, यदि साधारण भाषा में बोल दें तो चल जाएगा, लेकिन एक प्रोफेशनल तरीके से ना इसको लिखा जा सकता है, नहीं बोला जा सकता है। तुलसी अवधि के श्रेष्ठ कवियों और सूर ब्रजभाषी के हैं, बिल्कुल सेम एज ऊपर वाला ही जा रहा है। तुलसी और सूर अवधि और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि हैं, बिल्कुल नहीं होगा। तो ऑप्शन बचेगा आपको ऑप्शन नंबर डी वाला। एक बार पढ़ के देखिए, आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा। तुलसी और सूर क्रमशः, ध्यान दीजिए क्रमशः आना चाहिएगा, इसमें भी क्रमशः आता। तुलसी और सूर क्रमशः अवधि और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। ऑप्शन नंबर डी आपके लिए बिल्कुल सही जा रहा है। इसकी लाइन आप देखेंगे बिल्कुल सही जा रही है आपकी, जिस प्रकार से बुक्स में लिखा हुआ होता है प्रोफेशनल तरीके से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका। इसमें भी आपको वही बताना था जो क्वेश्चन नंबर 20 में बताना था। जीवन और साहित्य का निकट संबंध है। देखिए जब भी आपको संबंध की बात की जाए, जब भी आपको संबंध शब्द दिखाई दे, जब भी आपको संबंध शब्द दिखाई दे, तो संबंध से पहले जो विशेषण आएगा, ध्यान दीजिएगा मुझे, संबंध से पहले जो विशेषण आएगा उसमें आपका क्या होगा, संबंध हमेशा कैसा होता है, घनिष्ठ होता है या फिर क्रोध होता है, ठीक है। मतलब या तो बहुत अच्छा संबंध होता है या बहुत खराब संबंध होता है। तो संबंध के लिए विशेषण है तो घनिष्ठ आ सकता है या बहुत खराब आ सकता है, ठीक है। तो चलिए आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी वाला। जीवन और साहित्य का कैसा संबंध है, घनिष्ठ संबंध है, ओके। अगला क्वेश्चन देखेंगे अब यहाँ पर, करुण रस का स्थायी भाव कौन सा है। करुण रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा, आंसर करेंगे सभी लोग। करुण रस का स्थायी भाव, करुण रस का स्थायी भाव, ऑप्शंस आपके देखें हैं आपकी स्क्रीन पर। यहाँ पर ऑप्शंस हैं उत्साह, शोक, रति या फिर हास्य। देखिए करुण रस के लिए हो जाएगा आपका शोक नामक स्थायी भाव होता है करुण रस के लिए, ठीक है। हास्य नामक स्थायी भाव होता है हास्य रस के लिए, ठीक है। और ये आपका उत्साह नामक स्थायी भाव होता है आपका वीर रस के लिए, ध्यान दीजिएगा वीर रस के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। मैं खाना खा चुका था, खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है। देखिए भूतकालिक भेद इस प्रकार के होते हैं आपके, मैंने आपको बताया था। तो ये आपका खाना खा चुका था, बात कही जा रही है उसके बाद में जब काम क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है, मतलब क्या हो गया है, वर्क डन होने के बाद में बात कही जा रही है कि मैं वो वर्क डन कर चुका था। इसका मतलब क्या है, ये पूर्ण रूप से भूतकाल है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा पूर्ण रूप से भूतकाल है। कोई संदिग्ध बात नहीं हो रही है, खाना खाऊंगा नहीं खाऊंगा, आसन्न भूत नहीं है, सामान्य भूत नहीं है, खाना खा चुका था, ठीक है, मतलब मैंने वो काम कंप्लीट कर दिया भैया, ये काम पूर्ण हो गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है। राजा सेवक को कंबल देता है, को कंबल देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है। देखिए मैंने आपको कारक पढ़ाए थे आपके, कर्ता ने कर्म को, ठीक है, कर्ण से या कर्ण से संप्रदान के लिए, संप्रदान क्या है, को या के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए जरा, राजा क्या है, सेवक को कंबल देता है। सेवक को यदि आज्ञा देता तो आपको कर्म को लगाना था, सेवक को आज्ञा देता है तो आज्ञा देता तो आपको कर्म को लगाना था, लेकिन जो कंबल दिया जा रहा है वो उसी के लिए दिया जा रहा है, ध्यान दीजिए कंबल जो दिया जा रहा है वो उसी के लिए दिया जा रहा है। तो यहाँ पर के लिए, संप्रदान के लिए विभक्ति आपकी लगेगी, संप्रदान कारक हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, चतुर्थ व्यक्ति लगेगी आपकी यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, संप्रदान के लिए। मुझे उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तित कीजिए।
ठठेरा शब्द का लिंग आपको परिवर्तित करना था। ठठेरा शब्द में आपको जो है किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो भैया ठठेरा शब्द का वो हो जाएगा फीमेल वर्जन, क्या हो जाएगा, ठठेरिन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठठेरिन। तो मैंने आपको यहाँ पर सबसे पहले हिंदी के 25 क्वेश्चन कराए हैं। इसके बाद आपको 25 क्वेश्चंस में आपका मैथमेटिक्स से करा देता हूँ पहले। तो इस प्रैक्टिस सेट के बाद हम जो है जनरली आपको स्टार्ट करेंगे डेली क्लासेस आपका हिंदी, मैथ, जीके और आपका ग्रामीण परिवेश का। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा चैनल के साथ। सबसे पहले आपको डिजिटल स्टडी इस प्रकार की तैयारी करा रहा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए।